तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ एंड वाई वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स होने चाहिए। इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। अब हमें जानना है कि हमें बैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए, क्या रीज़न है बैलेंसिंग करने के पीछे। तो पहले हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए हमें। तो इसका रीज़न है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन में, कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो, कोई भी फिजिकल रिएक्शन कर रहे हो, तो उसमें मास कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। यानी जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट भी 10 ही ग्राम मिलेगा। ये हो सकता है कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर दे, अपना रूप बदल दे। इधर आपने कार्बन लिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 ग्राम लिया है और आपको प्रोडक्ट 20 ग्राम मिल जाए, या 10 ग्राम आपने रिएक्टेंट लिया है तो आपको प्रोडक्ट 5 ग्राम मिल जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मास ऑलवेज कंजर्व होता है। तो ये हमें बताया था एंटोइन लवॉइसियर ने, और इन्होंने बताया कि भाई आपको हमेशा जो है बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी। आपको लेफ्ट और राइट यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड आपको बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी, आपको इक्वलेट करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये हमें बताया था लवॉइसियर ने। अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या है, हमारे पास एटम बैलेंस है, इक्वल है। तो यहाँ पे 4 एटम्स है, यहाँ पे भी 4 एटम्स है। इन्होंने लॉ जो दिया था वो मास की टर्म में दिया था। अब मास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं यहाँ पे मास की टर्म में बात करूं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में भी 4 ही ग्राम है। अब मास का टर्म जो है, अगर मान लो कोई रिएक्शन बड़ी होगी तो मास की टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि मास डेसिमल्स में वगैरह, डेसिमल्स में भी होते हैं। तो इसी रीजन की वजह से हमने बैलेंसिंग जो है वो नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में करी। लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड हम जब भी बैलेंस करते हैं हम नंबर ऑफ एटम की टर्म में करते हैं, क्योंकि अगर रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में अगर 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम, तो बैलेंस तो हो गया ना। तो आपको मास देखने की जरूरत नहीं है, आप नंबर ऑफ एटम से ही देख सकते हो कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से हम मास की टर्म, बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास है, लेकिन हम बैलेंसिंग जब भी करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में करते हैं। एक जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उन कणों के नंबर्स की फॉर्म में करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो वो दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हैं, यहाँ भी 2 ही सोडियम के एटम्स हैं। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है Cl2 और उसमें 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, और यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 एटम्स। मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है आपकी वो बैलेंस्ड है, इक्वल है, संतुलित है। इसकी बात करें तो यहाँ पे कार्बन जो है आपके पास 2 है, इधर भी कार्बन 2 है। ऑक्सीजन की बात करें 2 कार्बन है और ये भी 2 ऑक्सीजन है। तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन और 2 2 4 यानी 4 ऑक्सीजन है। यानी जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट में है उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में है, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतने ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में एटम बैलेंस है। तो इसका मतलब ये दोनों ही हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 पोटेशियम है और यहाँ पे 2 पोटेशियम है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी भी कोई केमिकल और फिजिकल रिएक्शन करो, उसमें आपने 1 पोटेशियम का पार्टिकल मिल लिया और प्रोडक्ट में आपको 2 पोटेशियम के पार्टिकल मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये मिरेकल नहीं हो सकता। तो आप जितने भी एटम्स लोगे रिएक्टेंट में, आपको प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम मिलने वाले हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग हम करते इसलिए हैं ताकि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो। और क्यों करते हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमें ये सिखाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम रिएक्टेंट के मास को या प्रोडक्ट किसी भी पार्टिकल के मास को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले क्वेश्चन का हमें जवाब मिल चुका है, हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बैलेंसिंग होगी कैसे करेंगे। जो हम नंबर ऑफ एटम काउंट्स कर रहे हैं कैसे काउंट करेंगे और हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं इस चीज को। तो हम रूल्स के बारे में बात करते हैं, रूल्स देखते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है, हाउ टू काउंट द एटम्स। कैसे एटम्स को काउंट करा जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को काउंट किस तरीके से करा जाए। ठीक है, तो ये देख लें पहले 1 मिनट। तो एटम को काउंट करने के लिए सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2H2O। मतलब
दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप दो वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करो, दो वाटर के मॉलिक्यूल की बात करोगे तो आप ध्यान से देखो, वाटर के दो मॉलिक्यूल मतलब एक H2O यहां होगा, एक H2O यहां होगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सिंपल सी बात, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पे हाइड्रोजन दो है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4। हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल हमारे पास 4। ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 2। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 2, टोटल ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2, टोटल ऑक्सीजन 2 है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हमारे पास 4 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको काउंट करना है तो आपको बार बार ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके कोफिशिएंट्स और जो इसकी नीचे लिखी हुई वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 है, हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल हमारे पास 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। ऑक्सीजन की बात करें जहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो हो गई, तो 2 1 जा 2 यानी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2, तो बाकी सब में हम ऐसे ही काउंट करेंगे। तो 5 2 जा 10 यानी पोटेशियम कितने होंगे हमारे पास 10। ऑक्सीजन की बात करेंगे 5 1 जा 5 यानी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे हमारे पास 5, क्लियर। इसके बाद हाइड्रोजन देखें यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास 8, वेरी गुड। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 यानी सल्फर कितने हो जाएंगे हमारे पास 4। अगर इसकी बात करें हमारे पास 4 4 जा 16 यानी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे हमारे पास 16, ऑक्सीजन हमारे पास 16 होंगे, 16 होंगे। कार्बन की बात करें जाए 3 1 जा 3 यानी कार्बन कितने होंगे हमारे पास 3। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो 4 3 जा 12, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। यहाँ पे देखिए हम तो यहाँ बेरियम कितने हमारे पास 2, तो यहाँ पे बेरियम 2 1 जा 2 यानी बेरियम 2 हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ये जो ब्रैकेट है ये दिखा रहा है कि OH पूरे का होल ट्वाइस, यानी O पे भी 2 है और H पे भी 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 यानी ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 4, ऑक्सीजन 4 हो गए हमारे पास। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास 4 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 4 है और हाइड्रोजन भी कितने हमारे पास 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करा, पहले इसका 2 1 जा 2 और फिर 2 2 जा, मतलब यहाँ पे आपने 2 देखा और यहाँ पे 2 देखा, 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 4। तो अगर आप इस रिएक्शन को भी देखो तो इस रिएक्शन में भी क्या है हमारे पास होल का ट्वाइस है। होल का ट्वाइस का मतलब क्या है कि अगर आप देखो नाइट्रोजन कितने 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 यानी नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 10। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो 4 2 जा 8 8 5 जा 40 यानी यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 40, कितने हो जाएंगे 40, तो 40 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। कैसे करा दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये आएगा 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो यानी पहले इसको इससे करा 4 2 जा 8 और फिर ये पूरा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हमारे पास 40 यानी 40 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। सल्फर तो हमारे पास एक ही है तो 5 1 जा 5 यानी सल्फर कितने जाएंगे हमारे पास 5। ऑक्सीजन की बात करें तो 5 चौक 20 डायरेक्टली 20। तो ये ब्रैकेट का तुम्हें ध्यान रखना है, ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर अंदर भी लिखी है तो फिर तीनों वैल्यू से। देखो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के पास अंदर भी लिखी है, यहाँ बाहर भी लिखी है, तो 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यहाँ पे 40 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसकी बात करी जाए यहाँ पे कैल्शियम कितने 2 है, सिंपल सी बात, कैल्शियम हमारे पास 2 1 जा 2 यानी कैल्शियम कितने हमारे पास 2। इसकी बात करी जाए देखो फिर यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है तो यानी नाइट्रोजन कितने होंगे 2, क्योंकि होल का ट्वाइस है, नाइट्रोजन 2 और 2 दूनी 4 यानी नाइट्रोजन कितने होंगे हमारे पास 4, 4 नाइट्रोजन होंगे यहाँ पे। इसकी बात करी जाए 3 2 जा 6 यानी 6 ऑक्सीजन है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, टोटल कितने होंगे हमारे पास 12, ऑक्सीजन कितने होंगे हमारे पास 12। तो इस तरीके से हम कभी भी आपके सामने एटम्स के आगे कोफिशिएंट्स लिखे हुए या मॉलिक्यूल के आगे कोफिशिएंट लिखे हैं तो आपको काउंट करने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, हमेशा ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज नीचे लिखी होगी आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। तो हम एक को देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो बेरियम 1 है, यहाँ पे कितने हमारे पास बेरियम 1, यहाँ पे कितने H2 यानी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2। अब SO4 जो है सल्फेट, आपको ये चीज देखनी है कि सल्फेट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में क्या वो SO4 की फॉर्म में ही है। अगर फॉर्म सेम है तो आपको सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम बढ़ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा देखना पड़ जाएगा। तो आप पूरे सल्फेट को एक मान सकते हो। देखिए ये पूरा SO4 यहाँ पे एक है, यहाँ पे SO4 कितना है 1 है, यानी बैलेंस है। तो आपको सल्फर ऑक्सीजन अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है अगर फॉर्म चेंज नहीं हो रही है। अगर फॉर्म चेंज हो रही है तब आपको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सोडियम की बात करें Na, यहाँ पे भी हमारे पास Na है, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे कितने Na है 2, यहाँ क्लोरीन कितने 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हमारे पास 2। तो ये भी क्या हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आप इसको देखो क्या डिफरेंस होता है 2H और H2, जब हम आगे कोई वैल्यू लिखते हैं, कोई वैल्यू हम आगे लिखते हैं इसमें और कोई वैल्यू हम नीचे लिखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस, क्या फर्क होता है। तो इसका मतलब है दो एटम, दो हाइड्रोजन आपके अलग अलग है, जुड़े नहीं है आपस में, कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर रहे, आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, ये अलग अलग है। लेकिन अगर इस H2 की बात करी जाए तो ये आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको जब भी बैलेंसिंग करनी होती है आप हमेशा आगे से करोगे, इसके कोफिशिएंट से करोगे, क्योंकि फॉर्मूला आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब नेचर में NaCl मिलता है, NaCl2 नहीं मिलता,
कि यहाँ पे 2 क्लोरीन देखा आपने, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हम कभी भी यहाँ से बैलेंसिंग नहीं करते। आपको याद रखना है, जब भी आप बैलेंसिंग करोगे इसके कोफिशिएंट से करोगे, कोई भी फॉर्मूला आप छेड़ोगे नहीं, कोई फॉर्मूला आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, किसी भी तरीके से उसमें नीचे की वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि जुड़ना आपके हाथ में नहीं है, वो नेचर में है। तो आप H2 जो है नेचर में मिलता है, लेकिन H4 नहीं मिलता, H3 नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि आप बैलेंसिंग हमेशा उसके आगे से करोगे, उसके आगे की वैल्यू आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके हाथ में है, कि आप एक केमिकल रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हो, 20 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हो, 30 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा रहे हो, ये आपके हाथ में। आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल को तो डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसके फॉर्मूले को डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी आपको नीचे से बैलेंसिंग नहीं करनी, ये बात का ध्यान रखना है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन का बैलेंस मतलब ये होता है कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड एटम की क्वांटिटी जो होनी चाहिए या नंबर्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड नंबर क्या होने चाहिए, सेम। तो ये हमारी बैलेंसिंग का मेन कॉन्सेप्ट है। और फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि 2H और H2 में क्या डिफरेंस है। तो 2H का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन आपके अलग अलग है, H2 का मतलब है कि आपके दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आपस में एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, और जुड़ना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए बैलेंसिंग जो है वो ऑलवेज कहाँ से होती है, इसकी कोफिशिएंट से, इसकी आगे की वैल्यू। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ आपका जो मन करे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पे लगा सकते हो बैलेंसिंग करने के लिए, लेकिन आप कभी भी नीचे से फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे। यहाँ सल्फर 4 देखा, यहाँ पे 8 देख लिया तो सीधा वहाँ पे 8 लगा दे, ऐसा नहीं करोगे। ऑलवेज आपको कोफिशिएंट से इसके आगे की वैल्यू से ही करना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फिर वापस से, अब मेथड। हमने एटम काउंट करने सीख लिया, हम मेथड सीखने की बैलेंसिंग कैसे करेंगे। जो हम मेथड हम सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग का, इसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। डायरेक्टली आपको देखना है, काउंट करना है और सीधा उसकी कोफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर देना है। हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको डायरेक्टली आइटम देखने और काउंट करके बैलेंस कर देना है। जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे, मैंने आपको बताया कि आपको आगे की स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू आगे से करना है, कभी भी आपको इसका फॉर्मूला चेंज नहीं करना, आप नीचे नहीं लगाओगे। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब यहाँ नीचे तो 2 नहीं लगा सकते हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे इस जगह पे 2 लगा देंगे, इस जगह पे हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। तो मैग्नीशियम हमारे पास 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, लेकिन इस साइड तो मैग्नीशियम 1 ही है, तो मैग्नीशियम बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2। तो इससे क्या होगा, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए मैग्नीशियम, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन भी 2 है, प्रोडक्ट भी क्या है, 2। इसका मतलब ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास 1 पोटेशियम है, यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ 2 लगा नहीं सकते, क्या करोगे, आगे यहाँ पे 2 लगाओगे। जैसे आपने यहाँ पे 2 लगाया, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन पोटेशियम कितने हो गए, 2 2 4, पोटेशियम आपके पास 4 हो गए। तो 4 करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 4, तो आपका आइटम बैलेंस हो जाएगा। तो अब आपका रिएक्शन जो है पूरी तरह से बैलेंस है। इसकी बात करो तो यहाँ पे बेरियम हमारे पास 1 है, 1 भी है, यहाँ भी 1 भी है, यहाँ पे 1 K है, यहाँ भी 1 K है। लेकिन अब ध्यान से देखो तो OH यानी O भी 2 है और H भी 2 है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपके रिएक्शन में फॉर्म चेंज नहीं हो रही, OH इधर भी है, OH इधर भी है, SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है, फॉर्म चेंज नहीं हो रही थी, आपको एटम अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे सल्फेट को 1 मान सकते हो, पूरे OH को 1 मान सकते हो। तो यहाँ पे OH हमारे पास पूरा OH को 1 माना, यहाँ पे 2 लगाया, यानी OH कितने हमारे पास 2, लेकिन यहाँ पे OH तो 1 ही है, जिसका मतलब आपको यहाँ भी OH 2 करने पड़ेंगे। तो OH को 2 करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। लेकिन जैसे ही मैंने OH को 2 करने के लिए आगे 2 लगाया, K भी कितने हो गए हमारे पास, 2, तो यहाँ भी K आपको 2 करने पड़ेंगे। तो यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, 2। तो पोटेशियम भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 ऑलरेडी थे। इसका मतलब अब आपके दोनों एटम यानी बेरियम, OH और आपका पोटेशियम दोनों साइड जो है बैलेंस है, इक्वल है दोनों साइड। इसका मतलब केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस है। इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 C है, यहाँ भी 1 C है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूरा मैंने क्या बोला था, देखो ये भी SO4 है, इधर भी SO4 है, फॉर्म तो चेंज हुई ही नहीं, दोनों साइड सल्फेट ही है। दोनों साइड अगर फॉर्म सेम है तो आपको अलग अलग एटम काउंट करने की जरूरत नहीं है। हम पूरा SO4 देख लेंगे, पूरा SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ भी पूरा SO4 1 है, इसका मतलब SO4 भी बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे Na जो है 1 है, यहाँ पे Na जो है 2 है, यहाँ पे NO3 जो है 1 है, यहाँ पे NO3 जो है क्या है, तो इसका मतलब Na भी 2 है और NO3 भी 2 है इस साइड। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम आगे, 2। जैसे आप 2 लगाओगे तो Na भी 2 हो जाएंगे, NO3 भी 2 हो जाएंगे और दोनों साइड आपके आइटम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है बैलेंसिंग के टाइम में, जब भी आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस आते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन में कभी भी आपको अलग अलग एटम काउंट करने की जरूरत नहीं है। इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी और आपको बैलेंस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बैलेंस हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए आप अगर देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में आपके पॉलीएटॉमिक आयन सेम है, इस तरह के आयन SO4, NO3, OH, CO3, तो ये सब आपके आयंस जो है आपके पास अगर सेम है तो आपको पूरा काउंट कर लेना है। मतलब SO4 पूरा इधर ही, SO4 पूरा इधर, तो पूरा काउंट कर लेना, आपको अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है। इससे बैलेंसिंग आपकी ईजी रहेगी और आप इजीली बैलेंसिंग कर पाओगे।
तो ये आपका हिडन ट्रायल मेथड है। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो और इसका इस्तेमाल करके आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर। प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के हैं, आपको ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसका आंसर जो है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका आंसर चेक कर सकते हो। तो आपको सभी के बैलेंसिंग्स करनी है, सभी का आपको चेक करना है, एक बार बैलेंस करके देखना है ताकि आपको बैलेंसिंग अच्छी तरीके से आ जाए और आंसर जो है आप मैच कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आंसर गलत है या सही है। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।